हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते की जो भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर हुआ, इंडस वाटर ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स जानने होंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उन नदियों के बारे में जिनसे ये समझौता जुड़ा है। सिंधु नदी और उसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनमें से झेलम, चेनाब और सिंधु को पश्चिमी नदियां कहा जाता है और रावी, ब्यास और सतलुज को पूर्वी नदियां। इनका बहाव भारत और पाकिस्तान दोनों देशों से होकर गुजरता है। पूर्वी नदियां भारत में ही समाप्त हो जाती हैं, जबकि पश्चिमी नदियां पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिलती है और अंततः अरब सागर में गिरती हैं। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो पंजाब प्रांत भी 2 हिस्सों में बंट गया। पूर्वी पंजाब भारत के पास और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के पास चला गया। समस्या तब शुरू हुई जब सिंचाई के लिए बनी नहरें और उनका जल स्रोत भी विभाजित हो गया। 31 मार्च 1948 को एक अस्थायी समझौता समाप्त हुआ और 1 अप्रैल को भारत ने पाकिस्तान की ओर बहने वाली 2 नहरों का पानी रोक दिया। हालांकि जल्द ही दोनों देशों के बीच बातचीत से यह बहाव फिर से शुरू हुआ। जब साल 1947 में भारत का विभाजन हुआ तो केवल जमीन का नहीं बल्कि संसाधनों का भी बंटवारा करना पड़ा। इन्हीं संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण था पानी। खासतौर पर पंजाब क्षेत्र, जो कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से सबसे अधिक सिंचित था। इस क्षेत्र की 5 प्रमुख नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज ने ही इस भूभाग को पंजाब नाम दिया, जिसका अर्थ ही होता है 5 नदियों की भूमि। विभाजन के समय पंजाब भी 2 हिस्सों में बटा। पूर्वी पंजाब भारत के हिस्से में आया और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान के हिस्से में। जमीन का बंटवारा एक सीमा रेखा खींचकर किया जा सकता है, लेकिन नदियों का बहाव तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। पानी को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। इसी वजह से बंटवारे के तुरंत बाद ही पानी को लेकर विवाद की शुरुआत हो गई। ब्रिटिश राज्य में जो नहरें बनाई गई थी उनका बड़ा हिस्सा पश्चिमी पंजाब अब पाकिस्तान में चला गया, लेकिन उनका स्रोत भारत में था, यानी पानी भारत से ही बहकर पाकिस्तान जाता था। यह एक प्रकार का जल निर्भरता संबंध बन गया। 20 दिसंबर 1947 को पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के इंजीनियरों के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ। इसके तहत भारत ने यह सहमति दी कि वो 31 मार्च 1948 तक पहले की तरह पाकिस्तान को पानी की आपूर्ति करता रहेगा। लेकिन जैसे ही 1 अप्रैल 1948 आया और यह समझौता समाप्त हुआ, भारत ने 2 महत्वपूर्ण नहरों को, जो कि थी ऊपर बैरी डोब कनाल और दिलपारपुर कनाल का पानी रोक दिया। यह एक बड़ा जल संकट था। पाकिस्तान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की और इस पर कूटनीतिक दबाव भी डाला। हालांकि इस मसले को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए भारत ने बाद में बातचीत के जरिए पानी फिर से बहाल कर दिया। लेकिन इस घटना ने यह साफ कर दिया कि बिना स्थायी जल समझौते के दोनों देशों के बीच विवाद कभी भी भड़क सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस बात को समझते थे कि पानी का स्थायी और न्यायसंगत वितरण होना जरूरी है, क्योंकि एक और जहां भारत नदियों के स्रोत पर बैठा है, वहीं पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा उन नदियों पर निर्भर है जो भारत से बहती हैं। यहीं से शुरू होती है इंडस वाटर ट्रीटी की पृष्ठभूमि, एक ऐसे समझौते जो दोनों देशों को जल विवादों से बचा सके। पानी के इस गंभीर मसले को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहल हुई। इस पहल के पीछे थे डेविड ई नीलनथन, जो अमेरिका के टेनेसी वैली अथॉरिटी और फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के प्रमुख रह चुके थे। वह एक अनुभवी प्रशासक और जल प्रबंधन के विशेषज्ञ माने जाते थे। 1949 में नीलनथन ने पाकिस्तान और भारत के बीच पानी के विवाद पर एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने ये सुझाव दिया कि दोनों देशों को मिलकर एक साझा जल प्राधिकरण यानी कि जॉइंट वाटर अथॉरिटी बनाना चाहिए, जो पूरे सिंधु बेसिन का वैज्ञानिक और निष्पक्ष प्रबंधन करे। इस लेख ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में ध्यान खींचा। वर्ल्ड बैंक, जिसे उस समय इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD कहा जाता था, ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया। वर्ल्ड बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजिन ब्लैंक ने भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों को पत्र लिखकर मध्यस्थता की पेशकश की। भारत और पाकिस्तान दोनों ही युद्ध से थक चुके थे और पानी की इस संकट को लंबे समय तक टालना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता था।
इसलिए दोनों ने वर्ल्ड बैंक की पहल को स्वीकार किया। 1951 से वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में कई दौर की तकनीकी और कूटनीतिक बातचीत शुरू हुई। इन बैठकों में कई तकनीकी विशेषज्ञ, जल इंजीनियर और पर्यावरण वैज्ञानिक शामिल हुए। भारत की ओर से कुलदीप नैयर, एन.डी. गुलाटी और एस.डी. मेहता जैसे विशेषज्ञों ने अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान की ओर से भी उच्च स्तर की इंजीनियरिंग टीम शामिल थी। इन बातचीतों का उद्देश्य था जल विवाद को युद्ध का कारण बनने से रोकना और एक ऐसा समाधान निकालना जो दोनों देशों के लिए व्यवहारिक और दीर्घकालिक हो। करीब 9 साल की कठिन और तकनीकी बातचीत के बाद आखिरकार 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुआ। यह संधि पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच हुई। इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष यूजिन ब्लैंक ने भी गारंटर के रूप में हस्ताक्षर किए। सिंधु के प्रमुख बिंदु इस प्रकार थे कि 3 पश्चिमी नदियों जैसे कि झेलम, चिनाब और सिंधु पाकिस्तान को दी गई। पाकिस्तान को इन नदियों के जल का पूर्ण अधिकार मिला। 3 पूर्वी नदियां रवि, व्यास और सतलुज भारत को दी गई। भारत इन नदियों के पानी का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकता है, सिंचाई, पीने के पानी और बिजली उत्पादन के लिए। भारत को यह अनुमति दी गई कि वह पाकिस्तान को दी गई नदियों पर रन आउट ऑफ रिवर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बना सकता है, यानी ऐसे बांध जो जल को स्टोर नहीं करते बल्कि प्रवाह के साथ बिजली उत्पादन करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी आयोग यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन गठित किया गया, जिसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि हर साल बैठकर जल संबंधी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। किसी भी विवाद के समाधान के लिए पहले द्विपक्षीय बातचीत, फिर तकनीकी मध्यस्थता और अंत में वर्ल्ड बैंक की भूमिका को स्वीकार किया गया। इस संधि को दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में से एक माना जाता है, क्योंकि ये 1960 से लेकर अब तक कई युद्धों और तनावों के बावजूद कायम रही है। ये एक मिसाल बन गई है कि कैसे दो दुश्मन देश भी जल जैसे संवेदनशील और जीवनदायिनी संसाधन को लेकर शांतिपूर्ण समझौते पर पहुंच सकते हैं। इसका पता इस बात से भी चलता है कि 1965, 1971 और 1999 के युद्ध के दौरान भी इस ट्रीटी को कभी रद्द नहीं किया गया। हालांकि सिंधु जल संधि यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी को विश्व की सबसे सफल और टिकाऊ जल संधियों में गिना जाता है, लेकिन समय के साथ इस पर कई बार विवाद और आलोचनाएं भी उठी हैं, विशेष रूप से पाकिस्तान की ओर से। पाकिस्तान ने कई बार भारत पर यह आरोप लगाया है कि वह उन नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाकर संधि का उल्लंघन कर रहा है जो पाकिस्तान के हिस्से की हैं, जैसे कि चिनाब और झेलम। उदाहरण के लिए बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर में और किशनगंगा परियोजना झेलम की सहायक नदी पर पाकिस्तान ने आपत्ति दर्ज कराई थी। पाकिस्तान का कहना था कि इन परियोजनाओं से नदी के बहाव में कमी आएगी और कृषि व जीवन प्रभावित होगा, लेकिन भारत ने हर बार ये स्पष्ट किया कि वह रन आउट ऑफ रिवर परियोजना बना रहा है जो संधि के दायरे में आती है, यानी पानी को केवल डाइवर्ट कर बिजली बनाई जाती है, स्टोर नहीं होता। इन विवादों पर स्थायी सिंधु आयोग की कई बैठकें हुई और कुछ मामलों में तकनीकी मध्यस्थ यानी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट की मदद भी ली गई। भारत में कई विशेषज्ञों और राजनेताओं का यह भी मानना है कि यह संधि पाकिस्तान के पक्ष में एक तरफा झुकी हुई है। भारत को अपनी ही भूमि से बहने वाली 3 पश्चिमी नदियां झेलम, चिनाब, सिंधु के उपयोग पर बहुत सीमित अधिकार दिए गए हैं। कश्मीर जैसे जल संस्थानों से भरपूर राज्य में विकास कार्य और बिजली उत्पादन पर प्रतिबंध की भावना बनी रहती है। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है और ऐसे में इतनी उदार संधि को जारी रखना गुडविल के बदले हॉस्टिलिटी जैसा है। अब हाल के घटनाक्रम पर एक नजर डालते हैं। उरी 2016 और पुलवामा 2019 आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह सिंधु जल संधि की समीक्षा करेगी और पानी की एक एक बूंद का उपयोग भारत के हित में किया जाएगा। 2023 में भारत ने पहली बार आधिकारिक रूप से पाकिस्तान को नोटिस जारी कर संधि की पूर्ण समीक्षा की मांग की। भारत का तर्क था कि पाकिस्तान बार बार तकनीकी मामलों को राजनीतिक विवाद बना रहा है। जुलाई 2023 में पाकिस्तान ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन (PCA) में भारत के प्रोजेक्ट्स पर आपत्ति की, जबकि भारत ने इसका बहिष्कार किया और कहा कि यह वर्ल्ड बैंक की तय प्रक्रिया के विपरीत है। वर्तमान में भारत सिंधु की सहायक नदियों पर कई जल परियोजनाएं बना रहा है, जैसे कि
पक्कल धुल डैम जो चिनाब नदी पर है, रेलवे प्रोजेक्ट्स किशनगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो झेलम नदी की सहायक नदी पर है। भारत अब संधि के हर शब्द और सीमा के भीतर रहते हुए अधिकतम उपयोग की नीति पर काम कर रहा है। वहीं पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाता रहता है, लेकिन अब भारत पहले की तुलना में अधिक आक्रामक और असर्टिव रुख अपना रहा है। अब समझते हैं कि पाकिस्तान पर सिंधु जल संधि को होल्ड या समाप्त करने के क्या प्रभाव पड़ेंगे। कृषि पर सीधा असर। पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा अधिक कृषि सिंचाई इस पर निर्भर है और यह सिंचाई चिनाब, झेलम और सिंधु जैसी नदियों से होती है जो सभी भारत से निकलती हैं। यदि भारत इन नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग करने लगे, जैसे डैम बनाकर स्टोर करे या डाइवर्ट करे, तो पाकिस्तान के कई इलाकों में सूखा, फसल बर्बादी और भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान जैसे कृषि आधारित प्रांत सबसे अधिक प्रभावित होंगे। बिजली उत्पादन पर असर। पाकिस्तान के कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन नदियों पर आधारित हैं। यदि भारत पानी को रोकता या डाइवर्ट करता है तो इन पावर प्लांट्स की क्षमता घट जाएगी। नतीजन लोड शेडिंग, बिजली कटौती और ऊर्जा संकट बढ़ सकता है, जिससे आम जनजीवन और उद्योग धंधे पूरी तरह प्रभावित होंगे। पीने के पानी की किल्लत। कई क्षेत्रों में खासकर शहरी आबादी पीने के लिए इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर है। पानी की उपलब्धता में कमी आने पर जल संकट, संक्रमण और पानी को लेकर आंतरिक संघर्ष जैसी स्थितियां बन सकती हैं। आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर है। कृषि और बिजली पर असर पड़ने से आर्थिक गतिविधियां रुक सकती हैं। बेरोजगारी, महंगाई और असंतोष बढ़ सकता है, जिससे सामाजिक तनाव, आंदोलन या राजनीतिक अस्थिरता तक की संभावना हो सकती है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों जैसे यूएन, वर्ल्ड बैंक पर इसे भारत के जल आतंकवाद के रूप में प्रचारित करता है, लेकिन अगर भारत संधि के कानूनी दायरे में रहता है तो उसकी दलीलें कमजोर पड़ेंगी। संधि खत्म करने पर भारत पाक रिश्ते और खराब होंगे और सैन्य तनाव बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को चीन, ईरान या सागर जल मीठा करने जैसी महंगी तकनीकों की ओर जाना पड़ेगा, जो उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। सिंधु जल संधि का होल्ड पर जाना या रद्द होना पाकिस्तान के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक संकट का कारण बन सकता है। भारत के पास संधि के तहत कई अधिकार है, जिनका पूरी तरह उपयोग करके वह पाकिस्तान पर राजनीतिक दबाव बना सकता है, बिना संधि तोड़े हुए भी। तो दोस्तों, इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि दो देशों के बीच पानी जैसी समझौता को लेकर बनी एक संवेदनशील सहमति है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्वक लगी हो तो लाइक करें और शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसे ही लीगल और जीरो पॉलिटिकल विषयों पर और जानने के लिए द लॉ एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।